अजय सर, आपने सुना है ये जो ठीक है कि अभी उन्होंने डिस्क्लेमर लगा दिया है, वैसे भी उन्होंने दिखाया था और अविनाश सर ने कहा है, वो हम लोगों ने उसको देखा है कि उसमें था, अंत में खुलासा हुआ था उसमें कि ओरिजिनली कौन थे। और वो जो कैप्टन थे उस जहाज के, उन्होंने जो कंटेंट्स दिए है, पुलिस की फाइल्स में भी वो सारे नाम थे। तो ऐसी आपत्ति और इसको इतना विवाद खड़ा करना, और अब तो मुझे लगता है कि मैंने जो कहा, जो आशंका है कि अब तो और बहुत उसको जमकर देखने की एक शुरुआत हो चुकी है, हर आदमी की उत्सुकता हो गई है। तो विवाद के पीछे आप क्या कुछ देखते हैं, अजय सर? मैं संजीव जी बताऊं कि आज मुझे राजकमल प्रकाशन से किसी एक सीनियर वहां के ऑफिशियल का कॉल आता है। वो कहते हैं कैसे ऐसे लंदन में रहने वाले व्यक्ति ने एक किताब लिखी जो अंग्रेजी में, उसे हिंदी में अनुवाद किया गया और वो आपातकाल से रिलेटेड है और हम उसको रिलीज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक भेंट करना चाहता हूं, तो आपके पास बताइए कब टाइम है तो मैं आ जाऊं और इस पर थोड़ा सा आप बोल दीजिएगा दो शब्द। मैंने कहा भाई पहले तो किताब भेजिए, फिर पढ़ूं फिर बताऊं। मैंने पता किया तो आरएसएस के एक व्यक्ति हैं, तो उनका, तो मैंने वही कहा कि इस तरीके से चीजें प्रस्तुत की जाती हैं उन लोगों के हाथ में। भाई हम पढ़ने में तो हमें टाइम लगेगा, एक दिन में तो नहीं पढ़ लेंगे, इतना फ्री नहीं है कि पूरी किताब पढ़ लेंगे, तो टाइम लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है। अब फिल्म किसी ने पूरी देखी नहीं, लेकिन ट्रेलर इस ढंग से चलाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ऐसे प्रस्तुत करती थी, ये ऐसे था, उसकी जो छन छन के स्टोरी आ रही है। भाई मैं तो कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फिल्म की छोड़ दीजिए, किनारे रखिए, अजीत डोभाल को सार्वजनिक तौर पे बुलाइए और वहीं पर उनके गाल पे एक तमाचा दीजिए कि तुम वो बड़े अपराधी हो जो आतंकवादियों को छोड़ के आए थे, डॉलर दे के आए थे। तुम ही वो व्यक्ति हो, तुम पाप के भागी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा नहीं है, बहरहाल छोड़िए। अब आता हूं मैं इस पे कि इस तरह की फिल्म बना के और विवाद खड़ा करना जो है, अविनाश भाई जानते हैं कि ये करके उनको हाइप क्रिएट कराई जाती है, उसे मीडिया वो दिलाया जाता है। तो ये सब ड्रामे जो कराए जाते हैं, वो ड्रामे सिर्फ इसीलिए कराए जाते हैं कि जिससे फिल्म आर्ट ये करके जो उस तरह की सोच वाले हैं वो आए। अब ये डिस्क्लेमर लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई उतना देखता भी नहीं, एक बार आया चला खत्म हो गया बात कर। असल में समस्या यही कि हम नफरत झूठ सब परोसेंगे, एक डिस्क्लेमर लगा देंगे, हम कहानी बता देंगे इस तरह से और इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है तथ्य तमाम सही, लेकिन उन तथ्यों को इस तरह से मोड़ेंगे कि कुछ भी हो सकता है। जर्नलिज्म में एक चीज पढ़ाई जाती थी कि रोको कामा मत जाने दो, रोको मत के बाद कामा लगा दीजिए, जाने दो। तो सीधी सी बात है, अर्थ बदल गए, कुछ नहीं और किया गया, वही कामा उठा के यहां की जगह यहां लगा दिया। तो आज वही खेल होता है, आज इसी तरीके से होता है। बात करेंगे राष्ट्रभक्ति की, कहां थी राष्ट्रभक्ति जब उसी पीडीपी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई 3 साल? क्यों नहीं बात की? वही पीडीपी की ही के नेता थे जिनकी बेटी थी, जिसका किडनैप हुआ और उसको छुड़वाने के नाम पे और सब कुछ हुआ। यही आरिफ मोहम्मद खान जो आज राज्यपाल बन के बैठे हैं केरल में, क्या अपने उस पाप को धो सकते हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी उस पाप को धो सकते हैं, या और तमाम सारे लोग जो उसमें शामिल थे कि कैसे नहीं नहीं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो? मुझे एक उदाहरण बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किस या मनमोहन सिंह सरकार, किसी के भी समय आतंकियों के आगे सरेंडर किया गया?
एक उदाहरण नहीं बता सकते, एक उदाहरण नहीं बता सकते जिन्होंने कभी भी भारत के सम्मान से समझौता किया हो। वह 1971 याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर रही थी श्रीमती गांधी और सेना भेज दी थी। उस वक्त क्या कहा था अमेरिका ने कि हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। उनका 7वां नहीं 17वां भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना है हम करेंगे और हमें आप नहीं बताएंगे हमें क्या करना। और उन्होंने करके दिखा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोवा को याद कर लीजिए, कैसे पुर्तगाल से आजाद करा के भारत में मिलाया था। उस वक्त पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हुआ था, बवाल खड़ा हो गया, लेकिन लड़के उन्होंने कराया। राजीव गांधी क्या डरे थे अरुणाचल प्रदेश को, जो नेफा था उसे अरुणाचल प्रदेश अपना भारत का राज्य बनाने में? नहीं डरे थे। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी डरी थी उस वक्त जब सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, भारत का राज्य बना दिया गया? नहीं डरी थी। चीन मुंह ताकता रह गया था, 3 बार हमने चीन को हराया। तो अब आप इससे समझ लीजिए वह स्थिति होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही कराया था। इतना बड़ा सैन्य सरेंडर कब हुआ था आप देखिए ना। तो यह, और हम तब इतने ताकतवर इस दृष्टिकोण से नहीं थे, ना तो आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना हमारे पास में उतना आज की तरह से संसाधन थे। तो ऐसे में भी हम नहीं डरते थे। तो आज तो आपको सब कुछ बना के सौंप गए हैं कि आप कल बेचते हो, आज बेचते हो, परसों बेचते हो, सब बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि चीन का नाम ले लो, हिम्मत नहीं होती मणिपुर चले जाओ, हिम्मत नहीं होती 5-5 साल की कश्मीर चले जाओ। तो आप सोचिए, आज मणिपुर में ड्रोन से हमला हुआ है, ड्रोन से बम छोड़े गए, इतनी बड़ी घटना हुई है। क्या कहते थे? यह स्थिति है कि 1.5 साल में आप मणिपुर को नहीं शांत करा सके। विश्व गुरु होने की बात करते हैं, कहते हैं कि वो रसिया और यूक्रेन का। अजय सर, इस पे थोड़ा सा अगर आप, जो हम मूल विषय है इस पे भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है, देश पूरा, अगर इस पे नहीं, वो उससे कंसर्न है, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह की फिल्में बना करके ये प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती कि पीछे जितने लोग थे वो सारे नाकारा थे। आज काबिल, योग्य, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी है। बयान ऐसे ही वक्त दिलवाए जाते हैं। प्रकाश सिंह ने बयान दिया, जो यूपी के डीजीपी रहे और उत्तर प्रदेश के सबसे असफल डीजीपी रहे, वो प्रकाश सिंह बयान देते हैं कि, और उन्हें बड़ा भारी कौप कहा जाता है, वो बयान देते हैं कि बालाकोट जैसे और वो होने चाहिए। ABCD पता नहीं है, कभी जम्मू कश्मीर में काम किए नहीं है। भाई ये बात रिबेरो होते कहते तो बात समझ में भी आती, KPS गिल कहते तो बात समझ में आती। तुमने कौन सा तीर मारा है? तो कमोबेश उसी तरह की स्थितियां हैं कि ये सरकार लगातार यही करती है। जैसा अविनाश जी कह रहे थे, मैं उसी पे, कि आप देखिए कश्मीर फाइल्स बना के जिस तरह से ड्रामा किया गया, उसको तमाम क्रिएट किया गया, इस तरह से मीडिया और दूसरे जरिए से वो किया गया, पैसा कमा लिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? ठेंगा। इसके बाद नफरत फैलाने का काम हुआ, झूठ फैलाने का काम हुआ। ऐसे ही केरला की बनाई स्टोरी, जो क्या केरला फाइल है जो भी है, तो उसमें भी इसी तरीके से किया गया, जैसे कि लगता है सब वही हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये इसी तरीके से करके झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और ये इनकी नफरत की राजनीति का हिस्सा है। और मैं इसी पे आखिरी लाइन कह के खत्म करूंगा। इसी का नतीजा है कि हम खुश होते हैं, हम कट्टर हिंदू, हम कट्टर सनातनी, हम हिंदू जाग गया है। और हिंदू ऐसा जागा है कि आज भाजपा के गौरक्षक
कथित गौरक्षकों ने उस पंडित के लड़के को मार डाला जो गौ खाने की सोच भी नहीं सकता है। तो मतलब आप समझिए, तो यह स्थिति होती, ये माहौल बनाते हैं और कुछ नहीं, ये माहौल बनाते हैं। अजय सर, आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मैं बिल्कुल राजेश जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो बोर्ड बने वो बड़ा निष्पक्ष बोर्ड होना चाहिए। मैं इसमें हर चीज में मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ करता रहेगा तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी हो, और उस कमेटी में यदि अपॉइंटमेंट पे विवाद हो तब उसमें तीसरा सदस्य अदालत से मांग लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से। वैसी स्थिति में तो इस तरह की यदि व्यवस्था, और ये व्यवस्था एक जगह नहीं, ये व्यवस्था हर उस संस्था के में अपॉइंटमेंट के लिए हो जो तमाम सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को प्रभावित करती है, न्याय को प्रभावित करती है, जांच को प्रभावित करती है। तो उन सारी जगह होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि एक बात राहुल गांधी ने कही थी, इस देश की तमाम संस्थाओं पर जो आरएसएस का कब्जा करा दिया गया है, क्योंकि जब इस तरह की संस्थाओं का कब्जा हो जाता है जो नफरत फैलाती हैं, और हमारे देश के पहले गृह मंत्री ने इस संस्था के ऊपर जो टिप्पणी की थी वह अपने आप में वो है कि यह संस्था इस तरह की स्थिति में ले आती है कि इस देश के सबसे महान व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं। तो ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए जरूर बिल्कुल कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको दूर किया जाए। जी।